वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव। तो आज है 5 जनवरी 2026। आज हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का एडिटोरियल पेज और टेक्स्ट एंड कंटेंट्स की सारी चीज़ें देखेंगे। कितना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, आंध्र प्रदेश में घोंसला बनाने के मौसम की शुरुआत के साथ ऑलिव रिडले कछुआ की मौत की चिंता बढ़ी है। ठीक है, अब ये ऑलिव रिडले कछुआ क्या है? ये एक देखो कछुआ इनका एक प्रजाति है, टर्टल का एक स्पीसीज है, ऑलिव रिडले इसका नाम है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो इसको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको कहते हैं ऑपरेशन ओलिवा। किसके द्वारा चलाया है? रन बाय, कौन रन कर रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड इसको देखता है। ऑपरेशन ओलिवा को इंडियन कोस्ट गार्ड देखता है। ठीक है, क्योंकि कछुए को कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है वो सारी फैसिलिटीज़ कौन देखता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। तो अब इसका देखते हैं। ऑलिव रिडले समझ गए ना? ऑलिव रिडले वही है, टर्टल का एक स्पीसीज है, कछुआ का एक प्रजाति है ऑलिव रिडले। बहुत सारे एग्जाम में ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पूछने का। अब पृष्ठभूमि इसका क्या है? ऑलिव रिडले कछुए समुद्री सरीसृप है, मतलब सी रेप्टाइल है। ऑलिव रिडले कछुआ समुद्र में रहने वाले एक प्रजाति है जो अरिवाडा कहलाने वाले सामूहिक घोंसला बनाने घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। मतलब अरिवाडा हम यहाँ इसको क्यों लिखें? अरिवाडा उसको कहते हैं क्योंकि जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ना, ये अकेले नहीं आते हैं, समुद्र तट पर अकेले नहीं आते हैं, ये झुंड में आते हैं, उसी को कहते हैं अरिवाडा। ठीक है, और ये झुंड में आके सामूहिक घोंसला बनाते हैं और वहाँ अपने अंडे देते हैं, जिससे कि न्यू कछुआ मतलब न्यू बेबी पैदा होते हैं। भारत का पूर्वी तट जो है विशेष रूप से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये ऑलिव रिडले कछुआ का एक महत्वपूर्ण स्थल है घोंसला देने का, मतलब अंडा देने का। ठीक है, पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण अंश है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और कुछ रेतीले समुद्र तटों, बोले ना ऑलिव रिडले जो टर्टल है, ऑलिव रिडले कछुआ, वो रेतीले समुद्र में जो जहाँ रेतीलापन ज़्यादा दिखेगा वहीं आता है। ये तटों को पसंद करते हैं और आमतौर पर दिसंबर से अप्रैल के बीच में ये अपना घोंसला बनाता है और अंडा देता है। ठीक है, तो तो इसमें हुआ था क्या? संरक्षण की स्थिति, इसको क्यों बचाना जरूरी है? एक चीज़ आपको बॉडी देखना होगा, IUCN का बॉडी, जो इंटरनेशनल बॉडी है IUCN, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इसका हिंदी होता है, और इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा असुरक्षित है, ये वनरेबल है, असुरक्षित। ये IUCN एक कैटेगरी निर्धारित करती है जो वनरेबल होता है, डेंजर होता है, इंडेंजर होता है। ठीक है, खतरा होता है, बहुत खतरा होता है, जिसको रेड डाटा बुक में लिस्ट कर देते हैं वो मतलब पूरा इंडेंजर्ड है। वही है IUCN, एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि स्पीसीज़ को बांटता है और उसको नंबरिंग करता है कि कौन सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कौन डेंजर है, कौन इंडेंजर है। ठीक है, ये वन अभी तो IUCN के डाटा के हिसाब से ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ऑलिव रिडले टर्टल को वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित, ये जो UPSC के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, 1972 का जो अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अनुसूची 1 के तहत इसको रखा गया ऑलिव रिडले टर्टल को। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? जो कि ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में न्यूज़ छापा, वो आंध्र प्रदेश में कुछ हुआ था। क्या हुआ आंध्र प्रदेश में? जैसे ही घोंसला बनाने का मौसम शुरू हुआ, मतलब दिसंबर, तो कब कब ये देता है घोंसला, कब बनाता है ये? दिसंबर से लेके अप्रैल तक। ठीक है, घोंसला बनाता है ऑलिव रिडले टर्टल। वो आता है समुद्र के ऊपर और किनारे में आके घोंसला बना के अंडा देता है। ठीक है, तो हुआ था क्या कि जैसे ही शुरू हुआ इसका घोंसला बनाने का दिन, दिसंबर, तो 3 वयस्क ऑलिव रिडले कछुओं का शव मिला, समुद्र के तटों पर पाया गया। ठीक है, 3 वयस्क ऑलिव रिडले टर्टल। एक तो अपने इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, उसके बाद ये टर्टल अगर क्या कहते हैं डेड होता है, मर जाता है, तो बहुत ही दुख की बात होती है। तो कहाँ का देखा गया था? एक ये देखो, मुथालम पोलम के पास एक थनडंडी में, ये आंध्र प्रदेश का जगह है, थनताडी। एक है राजनापालेम विशाखापत्तनम के पास। ठीक है, इससे वन्य जीव विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों में चिंता बढ़ गई, जो कि इकोलॉजी का जो जानकार है ना, इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी का, तो उसके वो सब विद्वानों के जहन में चिंता बैठ गया, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है गाइस,
बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत सारे झुंड में कछुए आते हैं समुद्र से ऊपर तट पे, और तट पे आके अपना घोंसला बना के और क्या कहते हैं अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, ये काम होता है, बहुत ही बड़ा काम होता है। और इसको संरक्षित करना IUCN की लिस्ट में ये वनरेबल है, असुरक्षित है, तो इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी को संरक्षणवादियों के मन में चिंता बढ़ गई। जो ऑलिव रिडले टर्टल, इसका मौत का संभावित कारण क्या मानता है? इसको मानता है बाय कैचिंग के द्वारा। ये बाय कैचिंग क्या है? बाय कैचिंग है मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है ना तट के किनारे, वो जाल फेंकता है। ठीक है, और कभी कभी होता है क्या है कि वो जाल में ऑलिव रिडले टर्टल वो फंस के बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसकी जाल में ही मौत हो जाती है। उसको बोलते हैं बाय कैचिंग, मछली पकड़ने के द्वारा। ठीक है, हवा में सांस लेने का सरीसृप है ये। तो ऑलिव रिडले और ये जो टर्टल का प्रजाति है, कछुए का जो प्रजाति है ऑलिव रिडले टर्टल, ये एक हवा में सांस लेने वाली प्रजाति है। ठीक है, ये अनोखा टाइप का है। तो कैसे हवा में सांस लेता है? ये 40 से 45 मिनट पानी से बाहर आता है, मतलब समुद्र के सतह पर समुद्र के सतह पर आता है, ऊपर आता है, समुद्र से ऊपर आता है, समुद्र के तट पर। तो ये 40 से 45 मिनट सांस लेता है और फिर अंदर पानी में चले जाता है। ठीक है, वो वैसा नहीं होता है, एक जो पनडुब्बी होता है, डीजल वाली पनडुब्बी, जो कि अपना फ्यूल इंजन स्टार्ट करने के लिए वो ऊपर आता है पनडुब्बी। ठीक है, तो डीजल वाला जो इंजन स्टार्ट करने के लिए पानी से ऊपर आता है, फिर इंजन स्टार्ट होता है, फिर पानी के अंदर चले जाता है वो घंटों के लिए। तो वही एक एग्जांपल है इसका ऑलिव रिडले टर्टल का, कि वो 40 से 45 मिनट समुद्र के सतह पर आएगा, तट पे आएगा, और वो तट से फिर अंदर चले जाएगा पानी में। इसी तरह वो करते रहता है दिन में 40 से 1 घंटा के अंदर अंदर वो बाहर आएगा, फिर बाहर से अंदर चले जाएगा। यदि वो मछली पकड़ने वाले जालों में, खासकर ट्रॉल जाल में फंस जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये वे सतह पर नहीं आ पाते हैं, इससे डूबने से मौत हो जाती है, जिससे बाय कैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय कैचिंग, बाय कैचिंग मृत्यु कहते हैं। अब कानून और नियामक मुद्दे क्या हैं? इसको सुरक्षित करने के लिए कानून क्या है? विशेषज्ञों ने निम्न कानून के कठोर को पालना की मांग की है। ठीक है, कठोर पालन करने का विशेषज्ञों ने मांग किया। जो इकोलॉजी के जानकार हैं, सरकार है, तो प्रोफेसर है इकोलॉजी के, तो वो लोग सरकार से कठोर पालन की मांग की है। जैसे आंध्र प्रदेश समुद्री मछली पकड़ने का विनियम अधिनियम, सबसे पहले तो इसको सुरक्षित करना होगा कि मछली पकड़ने का नियम और अधिनियम क्या होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि टर्टल की प्रजाति का मौत ना हो, ऑलिव रिडले की मौत ना हो। तो मुख्य चिंता क्या है? तट से 8 किलोमीटर के भीतर अवैध मछली पकड़ना, जहाँ यांत्रिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, घोंसला बनाने का मौसम में कछुओं की आवाजाही अधिक होती है। ये एक प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है, जो होता है ना, दिसंबर से लेके दिसंबर टू अप्रैल, ये जो दिसंबर टू अप्रैल होता है ना, ये ऑलिव रिडले टर्टल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मंथ होता है, बहुत ही मंथ होता है। क्योंकि बहुत संख्या में ये समुद्र से ऊपर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं, बाहर में वो बच्चे को जन्म देते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो ये सब उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है, बहुत ही अच्छा उसका मंथ होता है वो सब। तो वो एक क्रूशियल मंथ होता है वो ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। तो उसकी आवाजाही के लिए उसको सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। कमज़ोर कानून सीधे तौर पर समुद्री जैव विविधता पर खतरा डालेगा, समुद्री सी बायोडाइवर्सिटी पे खतरा डालेगा। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन पॉइंटर देखते जाओ एग्ज़ाम के लिए ये पूरा ऑलिव रिडले टर्टल को। तो इसको लिख लेना गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो रोक रोक के इसको, जैसे मैंने नोट बनाया वैसे नोट्स बना के लिख लेना। टाइम लगेगा, पर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्रूफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, रिवीजन पॉइंटर, ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले कछुए दिसंबर से अप्रैल में रेतीले समुद्र के तट पर आते हैं और घोंसला बनाते हैं, अंडे दे के जाते हैं अंदर। फिर ये आंध्र प्रदेश का तट होता है, महत्वपूर्ण घोंसला स्थल इसका आंध्र प्रदेश के तट पे। मौत होने की वजह क्या है? मछली पकड़ने के जाल में फंसने से बाय कैचिंग मृत्यु हो जाती है इसकी। ठीक है, और ये कब कब बाहर आते हैं आपको याद रखना है, दिसंबर मंथ से लेकर अप्रैल मंथ तक ये बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं। और ज़्यादा देर तक बाहर नहीं, तो 40-45 मिनट में ये समुद्र के ऊपर समुद्र के अंदर ये करते रहते हैं 40-45 मिनट में। ठीक है, अब देखो कछुओं को सांस लेने के लिए हर 40 से 45 मिनट के सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, क्योंकि ये ऐसा सरीसृप है जो कि हवा में सांस ले सकता है, ये अंदर सांस नहीं ले सकता। तट से 8
किलोमीटर के भीतर अवैध मछली पकड़ना एक बड़ा खतरा है, इसको बंद करना होगा। आयुसीएन का स्थिति क्या है? ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर असुरक्षित है, वनरेबल है। तटीय कृत्रिम रोशनी जो है घोंसला बनाने और नवजात कछुओं को बाधित करती है। संरक्षण के उपाय में हैरिच प्लस घोंसला क्षेत्र प्लस एनजीओ को भी सामने आना होगा। देखो, हैचरी घोंसला क्षेत्र को सुरक्षित करना होगा, प्लस में कोई जो एनजीओ काम करता है उसको आगे आना होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल की चलते हैं, और तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वेनेजुएला को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, वेनेजुएला में 1-2 दिन से क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। ट्रंप की सरकार आती है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, उसको कैच करके पकड़ के ले जाते हैं अमेरिका, न्यूयॉर्क। ठीक है, ट्रंप उस पर एलिगेशन लगाते हैं कि ये डिक्टेटर था, अब जो भी था वो अपने देश में था, तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। ट्रंप को वहाँ पकड़ के ले जाने में उसका सबसे बड़ा विजन क्या है अमेरिका का? वहाँ का क्रूड ऑयल, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व ऑयल कहाँ है? वेनेजुएला के पास। अब किसके पास हो गया? वो ट्रंप के पास हो गया, माने अमेरिका के पास हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला पर राज करने वाला है। ठीक है, तो वेनेजुएला में हमारे एक वेनेजुएला को लेकर द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, क्या? संकट में भारत की ऊर्जा सुरक्षा असर पड़ने की संभावना नहीं है। मतलब अगर वेनेजुएला को पकड़ के ले गए उसके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को, तो क्यों वो इंडिया पे इम्पैक्ट डलेगा क्या वेनेजुएला में? क्योंकि वेनेजुएला में तेल था। ठीक है, अब देखते हैं इसको पृष्ठभूमि क्या है। भारत और वेनेजुएला का तेल व्यापार तो पहले देख लेते हैं कि इसका जो ऑयल ट्रेडिंग था इंडिया और वेनेजुएला का कितना था। जैसे कि आप लोगों को पता है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे अधिक क्रूड ऑयल का तेल रिजर्व भंडार है। ठीक है, अतीत में वेनेजुएला भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। अतीत के लिए मतलब पुराने ज़माने में, इससे मतलब 2010-2013 के आसपास में वेनेजुएला क्या था? भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश था कच्चा तेल के लिए। क्योंकि जो वेनेजुएला के पास तेल है ना, वो काफ़ी मतलब एक कहते हैं उसको रिफ़ाइन करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा आता है। उसके बाद वो तेल क्या कहते हैं यूज के काम में आता है। वेनेजुएला के पास जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, तो वो था वेनेजुएला। तो देखो, जैसे बताया था मैंने, 2013 में भारत ने वेनेजुएला से लगभग $13 बिलियन का तेल का आयात किया था। मतलब ख़रीदा था भारत ने कितना? $13 बिलियन, $13 अरब। लेकिन अभी करंट सिचुएशन देखते हैं, वेनेजुएला से कितना तेल ले रहे हैं भारत। चालू वित्तीय वर्ष जो कि नवंबर 2025 तक है। ठीक है, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? अप्रैल से होता है, शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर नवंबर 2025 तक भारत ने वेनेजुएला से कितना तेल आयात किया? यहाँ $13 बिलियन था, अब मिलियन में आ गया। मतलब तेल का वेनेजुएला से तेल लेना भारत का कम हुआ है, क्योंकि इंडिया और किस किस कंट्री, रसिया से तेल लेता है। फिर आपका गल्फ़ कंट्री हो गया सऊदी। ठीक है, फिर आपका अमेरिका से भी तेल ले रहा है भारत। तो ये अलग अलग कंट्री से तेल लेता है भारत। तो 2012-13 में जो वेनेजुएला के पास बिलियन ऑफ डॉलर का तेल आता था, अब वो मिलियन में आ गया। ठीक है, मतलब कम हुआ है, कच्चा तेल का आयात हुआ है। यह भारत के लिए कुल तेल आयात, जितना भारत तेल आयात करता है दर कंट्री से, वेनेजुएला का 0.3% है। मतलब 0.3% कुल तेल आयात में वेनेजुएला का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए वेनेजुएला पर भारत का निर्भरता नगण्य, मतलब नहीं के बराबर है। तो ये आर्टिकल में छपा हुआ था कि वेनेजुएला के पीएम प्रेसिडेंट को पकड़ के अगर अमेरिका ले गया तो क्या भारत पे कोई गलत इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या इंडियन मार्केट में? तो वो कोई बात वैसी खतरा देखने को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा आर्टिकल में लेखक लिखे हुए हैं। ठीक है, भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात क्यों घटाया? अमेरिकी प्रतिबंध के कारण। अभी अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत ने अपना तेल वेनेजुएला से क्यों नहीं खरीदा? इसमें भी ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका उन सभी कंट्री को पर टैरिफ लगाते आया है, जिसको कहता है वेनेजुएला से जो तेल खरीदेगा उसके देश में हम टैरिफ डालेंगे। तो इंडिया पे भी जैसे कि पता है 50% टैरिफ है, इसलिए इंडिया ने वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, नाउ गाइस विद मूव ऑन थर्ड आर्टिकल। आज के न्यूज़पेपर पे हम तीसरा आर्टिकल पे जो नोट्स बनाए उस पर चलते हैं। तो है थर्ड आर्टिकल में लिखा है, इंडिया लूज 0.4% ऑफ इट्स जीडीपी एवरी ईयर टू नेचुरल डिजास्टर। बहुत ही संवेदनशील बात है दोस्तों कि भारत हर साल अपने जीडीपी का 0.4% हिस्सा
क्या कर रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण खो देता है, मतलब खर्च कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचुरल डिजास्टर होता है। नेचुरल डिजास्टर क्या क्या होता है, आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करके बताना है नेचुरल डिजास्टर क्या क्या होता है। देन गाइज आपको कमेंट करना है कि नेचुरल डिजास्टर जो होता है, नेचुरल डिजास्टर क्यों, कौन कौन सा नेचुरल डिजास्टर होता है, एक दो एग्जाम्पल लिख के हमको कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेचुरल डिजास्टर के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत का 0.4% GDP एवरी हर ईयर, मतलब एवरी ईयर लॉस हो जाता है, खो जाता है, ठीक है, खो देता है। तो इसको देखते हैं। देखो, उभरता एशिया अब हर साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। उभरता एशिया, ठीक है। अब एशिया क्यों, एशियाई क्यों कहा गया, क्योंकि देखो एशिया में अधिकतर जो कंट्री है ना वो डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, डेवलप कंट्री नहीं है। और डेवलपिंग कंट्री क्या कर रहा है कि बहुत सारा मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर लगा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करने में, इंडस्ट्री लगाने में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कार्बन का एमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। और जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उससे क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो कार्बन के उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है। अब जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि सी लेवल ऊपर हो जाता है, मतलब समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है, समुद्र में पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आता है। फिर कार्बन इमिशन से क्या होता है, ग्लेशियर में लेक ब्रस्ट हो जाता है, मतलब कि ग्लेशियर फटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी पानी ग्लेशियर से नीचे उतरने लगता है, जिसके कारण घर और भी बहुत सारी जान माल की हानि होती है। वो एक बाढ़ लाया ग्लेशियर से। तो ये एशिया में हो रहा है, क्योंकि एशिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, वो डेवलप अभी नहीं किया हुआ, डेवलपिंग कंट्री। और डेवलपिंग कंट्री में एक होता है, क्योंकि इंडस्ट्री, मल्टीपल कारखाने, मल्टीपल इंडस्ट्री लगाने से क्या होता है कि कार्बन इमिशंस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है एशिया। और एशिया में हमारा भारत कितने नंबर पे है, एशिया में लगभग हर साल 100 आपदाओं का सामना करता है, ठीक है, एसी। और भारत इसके लिए अभी बाढ़ और तूफान खतरा है, भारत में सबसे ज़्यादा ये बाढ़ और तूफान का खतरा है, ठीक है। तो 2010 के बाद आपदा नुकसान तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स को हम माने, एक इंडेक्स है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स को हम माने, तो उसमें भारत का नंबर कितना पे है एशिया में, दूसरा नंबर पे दोस्तों। हम भारत दूसरे नंबर पे है डिजास्टर के मतलब चपेट में, प्राकृतिक आपदा के चपेट में हम दूसरे नंबर पे हैं। क्यों, क्योंकि भारत भी एशिया में आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एशिया में डेवलपिंग कंट्री है, एशिया में बहुत सारे, तो डेवलपिंग कंट्री में इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि इंडिया को 2024 तक इंडिया का एम क्या है, 2047 तक, सॉरी दोस्तों 2047 तक, इट्स माई मिस्टेक, 2047 तक क्या है कि भारत को डेवलप कंट्री बनना है, मतलब विकसित भारत बनना है, ठीक है। तो उस हिसाब से भारत में मल्टीपल कारखाने लगाए जा रहे हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो इसके कारण क्या कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है, ग्लेशियर में लेक ब्रस्ट हो रहा है, लेक ब्रस्ट फ्रूट हो रहा है, मतलब हो रहा है, जिसके कारण आपको देखने को मिला होगा कि उत्तराखंड का बाढ़, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बाढ़, ये सब में बहुत सारे। फिर लास्ट ईयर 2025 में हम देखे बाढ़ आया कहाँ, पंजाब में बहुत बाढ़ आया दोस्तों, तो वो इसका उदाहरण है, ठीक है। तो अगर बाढ़ आता है तो उसमें खर्चा किया जाएगा, आपदा प्रबंधन का खर्चा लगेगा, ठीक है। इसलिए रिपोर्ट में था कि इंडिया अपने जीडीपी का हर साल 0.4% लॉस कर दे रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन इसका एक मुख्य उदाहरण, जो बताया कि मैंने, जलवायु परिवर्तन क्या होता है वही। दोस्तों नाउ वी मूव ऑन आवर फोर्थ आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4 में देखते हो हमारा क्या है, राजनाथ सिंह टू कमीशन न्यू कोस्ट गार्ड शिप टुडे। राजनाथ सिंह कौन है ये कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। राजनाथ सिंह भारत के भी वर्तमान में क्या है, कौन से मंत्री हैं वो बताना। तो देखो, राजनाथ सिंह नए तटरक्षक जहाज, कोस्ट गार्ड शिप मतलब तटरक्षक जहाज का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, गोवा में, वो अभी आगे आएगा। भारत के रक्षा मंत्री, सॉरी मैंने दोस्तों मैंने ही लिख दिया यार, रक्षा मंत्री। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय तट रक्षक बल के आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड
कि एक नए जहाज का उद्घाटन करेंगे। और जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम समुद्र प्रताप है। ठीक है, इसका उद्घाटन गोवा में किया जाएगा। अब ये समुद्र प्रताप जहाज क्या है, कौन सा जहाज है, इसका कार्य क्या है, सभी भी आगे आएगा। इसका उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य? समुद्र प्रताप जहाज का उद्देश्य, जो राजनाथ सिंह अभी उद्घाटन करेंगे गोवा में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य समुद्र से प्रदूषण को निपटाने में क्षमता है इसका है, मतलब सहायता करना को मजबूत करना है। कौन सा जहाज? समुद्र प्रताप जहाज। समुद्र प्रताप विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में निपटने के लिए बनाया गया है। कौन कौन से क्षेत्रों में काम करने के लिए जहाज रुद्र प्रताप को बनाया गया और जो उद्घाटन करेंगे? सबसे पहला क्षेत्र है समुद्र में तेल रिसाव। ठीक है, जो तेल रिसाव है उससे निपटने के लिए, समुद्री प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए, समुद्र में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं जिसके कारण समुद्री जलीय जीव खतरे में जाते हैं, उसकी घटनाएं के लिए निपटने के लिए समुद्र प्रताप जहाज को बनाया गया है और जो उद्घाटन करेंगे गोवा में। समुद्र में अग्निशमन को रोकने के लिए, समुद्री सुरक्षा में सहायता के लिए। समुद्री सुरक्षा कहने का मतलब समुद्र में लुटेरे आते हैं, डाकू आ जाते हैं शिप्स को लूटने के लिए, तो उससे भी निपटने के लिए समुद्र प्रताप जहाज को बनाया जाएगा, जिसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। समुद्र प्रताप जहाज का संचालन क्षेत्र, मतलब किस किस एरिया में संचालन होगा? तो देखो EEZ, इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। कहाँ तक आता है भारत का? 200 नॉटिकल मील, 200 समुद्री मील। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर 200 समुद्री मील से, मतलब 200 नॉटिकल मील से बाहर भी जा सकती है। ठीक है, अब रिवीजन पॉइंटर देख लो इसका। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का एक प्रदूषक नियंत्रण जहाज है, जो कि प्रदूषण को विशेष रूप से क्या रोकने के लिए? भाई प्रदूषण को रोकने के लिए, कि समुद्र में कचरा ना फैले। ठीक है, उसको रोकने के लिए समुद्र प्रताप जहाज का उद्घाटन किया जा रहा है गोवा में। और समुद्र में उद्घाटन गोवा में राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री, भारत के भी वर्तमान रक्षा मंत्री। इसका संचालन क्षेत्र कहाँ होगा? EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और कहाँ तक है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? विशेष आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, और उससे आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो 200 नॉटिकल माइल से आगे भी जाके समुद्र प्रताप अपना काम करेगी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। मतलब 5 जनवरी का जो आर्टिकल है 5 जनवरी छपा हुआ द हिंदू के न्यूज़पेपर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या है? एयरफोर्स चीफ कॉल्स फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स का जो चीफ है अभी AP सिंह, वो कह रहे हैं कि कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसकी डिलीवरी टाइम से नहीं हो रही, तो उसकी डिलीवरी टाइम से होनी चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं। वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी की मांग की है। ठीक है, देखते हैं इसका आर्टिकल बैकग्राउंड में क्या क्या है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने IAF की परिचालन के तत्परता से बनाए रखने के लिए लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी पर जोर दिया है। मतलब IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स सही तरीके से काम कर सके, परिचालन कर सके, अपने अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से काम कर सके, इंडियन एयरफोर्स अपने उद्देश्यों में सफल हो, उसके लिए वायुसेना का प्रमुख AP सिंह ने लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए, समय पर डिलीवरी के लिए जोर दिया है। ठीक है, समय पर उसका डिलीवरी हो जाए उसके लिए जोर दिया। यह अवसर LCA तेजस, LCA मतलब LCA तेजस, तेजस जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, फाइटर प्लेन तेजस, तो LCA का मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, कि सफल उड़ान के 25 वर्षों पूरे होने पर एक प्रतीक था। अच्छा, ये जब कह रहे थे AP सिंह कि समय पर डिलीवरी होना चाहिए एयरक्राफ्ट का, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, तो वो एक अवसर पर कह रहे थे जो कि 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं तेजस फाइटर प्लेन के। ठीक है, तेजस फाइटर प्लेन के 25 वर्ष पूरे, उसके उपलक्ष्य पर ये था, जो कि तेजस जो जहाज़ है, तेजस एयरक्राफ्ट जो है, वो भारत की रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, मतलब भारत की जो रक्षा क्षेत्र है, सिक्योरिटी एरिया भारत का, वो मील का पत्थर साबित हुआ तेजस। अब तेजस के बारे में देख लेते हैं। तेजस जो जहाज़ था उसका कार्यक्रम एक आत्मनिर्भर का प्रतीक था। ठीक है, तेजस जहाज़ जो है पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, स्वदेशी मतलब कंपनी द्वारा निर्माणित है। ठीक है,
तेजस एक चौथी पीढ़ी का एकल इंजन। तेजस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं तेजस का बैकग्राउंड। तेजस क्या है? फोर्थ जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, चौथी पीढ़ी का एकल इंजन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है तेजस। डिजाइन एंड डेवलपमेंट बाय तेजस को डिजाइन और डेवलपमेंट कौन किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए। ठीक है, ये स्वदेशी कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया कि इसको तेजस को, जो तेजस क्या है? फोर्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन है। ठीक है, यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा था। क्या? तेजस जो था, जो भारत सरकार ने मुहिम चलाई थी स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो उसका एक दीर्घकालिक लक्ष्य का एक हिस्सा था स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए तेजस, जो कि बन के रेडी है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है तेजस की? 5600 से अधिक सफल उड़ान का परीक्षण हो चुका तेजस का। एक सफल एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है सफल। 100 से अधिक संस्थानों की भागीदारी है, जिनमें शामिल है सरकारी प्रयोगशालाएं, शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, जैसे कि आईआईटी सब होता है उसके, उसी तरह शैक्षणिक संस्थान, रक्षा उद्योग, ये सब शामिल है तेजस को बनाने में। तेजस जो है, तेजस LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेशन किया गया, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया गया, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस कारण ये फोर्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन बना हुआ है और दुनिया के फाइटर प्लेन में अपना हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो जिस वजह से ये आधुनिक लड़ाकू विमान लिस्ट में शामिल होता है। कार्बन कंपोजिट और हल्की सामग्री का उपयोग किया गया है तेजस में, जिसके कारण बेहतर शक्ति से भार अनुपात हो जाएगी, मतलब ठीक है। फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसके कारण बेहतर संचालन और सुरक्षा क्षमता को ये बनाए रखे। ग्लास कॉकपिट लगाया गया तेजस में, और डिस्प्ले पर डिजिटल फॉर पायलट, मतलब डिजिटल डिस्प्ले फॉर पायलट, पायलट के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी लगाया गया। ये सारी विशेषताएं तेजस को एक फोर्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। ये जितनी विशेषताएं तेजस की, ये तेजस को फोर्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाती है। एयरफोर्स चीफ AP सिंह द्वारा उठाई गई चिंताएं क्या थी? सबसे पहली, उत्पादन और डिलीवरी में समय सीमा की देरी। ठीक है, अगर समय सीमा की देरी हो रही तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? कि स्क्वाड्रन की संख्या को प्रभावित कर सकती है, युद्ध की तैयारी को कम कर सकती है, बदलते खतरा जैसे आजकल चल रहा है हमारे नेबर कंट्री जो है चीन, पाकिस्तान, और एक नया आ गया बांग्लादेश। ठीक है, कि नए युद्धों में विमान का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। ये सब के तेजस का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है सबसे निपटने के लिए। DRDO का दृष्टिकोण क्या है तेजस को लेकर? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष क्या समीर V कामत ने कहा, क्या कहा? स्वदेशी आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया जाए, मतलब जितना फाइटर प्लेन बने उस अब स्वदेशी तकनीकों पर बने, और रक्षा क्षेत्र में हम आयात पर कम निर्भरता दिखाएं। रक्षा क्षेत्र में हम आयात पर कम निर्भरता का आह्वान किया, विदेशी रक्षा आयातों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। लक्ष्य आयात कम करें और 2047 तक विकसित भारत बनाना है, ये लक्ष्य है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि पता है कि आप लोगों को कि इतना बड़ा नोट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन पॉइंटर के थ्रू उसको लिख देते हैं, ताकि आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों, ताकि आपको एक प्यारा सा नोट्स बन जाए। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रूफ होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में आप वीडियो उठा के नहीं देख सकते, नोट्स रहेगा तो बहुत आसानी होगी। तो LAC तेजस ने उड़ान के लिए 25 वर्ष पूरे किए। ठीक है, ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा बनाया गया और DRDO का समर्थन मिला इसको। ठीक है, तेजस को बनाने में। विशेषताएं, लाइट वेट, फ्लाई बाय वायर, ग्लास कॉकपिट, डिजिटल डिस्प्ले फॉर पायलट, पायलट के लिए डिजिटल डिस्प्ले। ठीक है, एजेक्शन सीट तो ज़रूर होगा। ये सब चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है ये, फोर्थ जनरेशन का। IAF ने तत्परता के लिए समय पर डिलीवरी पर जोर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने तत्परता के लिए, क्यों? क्योंकि आजकल जैसे हमारे उभरते दुश्मन है चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर एक नया दुश्मन चंगू पंगूस आ गया हमारा बांग्लादेश, ये सब से निपटने के लिए समय पर डिलीवरी तो होना ही है। ठीक है,
एरोनॉटिक्स 2047 तक AI इंटेलिजेंस प्लस डिजिटल विनिर्माण पर चर्चा करेगी। जो बनाया ये तेजस को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ADA, तो उसने AI इंटेलिजेंस पर भी ध्यान रखा और विनिर्माण पर चर्चा कर रही है। लक्ष्य क्या है? DRDO का लक्ष्य क्या था? आयात कम करना, मतलब रक्षा क्षेत्रों में आयात कम करना और 2047 तक विकसित भारत बनाना, ये लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू अगेन।